Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इसी तरह की उपयोगी सामग्री लाते रहें, इसके लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज हम भारत की आबादी की कहानी को समझने निकले हैं। एक ऐसी कहानी जो अकाल और महामारियों के अंधेरे से शुरू होती है, फिर जनसंख्या विस्फोट के एक तूफानी दौर से गुजरती है और आज डेमोग्राफिक डिविडेंड के एक बेहद रोमांचक लेकिन जोखिम भरे मोड़ पर खड़ी है। ये एनसीईआरटी की किताब का सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि हमारे देश के आज और कल की पूरी तस्वीर है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये जनांकीकी या डेमोग्राफी है क्या भला? क्या ये सिर्फ जनगणना के बोरिंग आंकड़े हैं या इसमें कोई गहरी बात छुपी है? देखिए, ये सवाल ही सबसे जरूरी है। डेमोग्राफी आंकड़े नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे समाज की धड़कन है। ये हमें बताती है कि आबादी क्यों बढ़ रही है या घट रही है, लोग जवान हो रहे हैं या बूढ़े, और इन बदलावों का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा। और यूपीएससी के लिहाज से सोचे तो बिना डेमोग्राफी को समझे आप करीबी बेरोजगारी, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी कोई भी पॉलिसी बना ही नहीं सकते। ये वो लेंस है जिससे सरकार देश का भविष्य देखती है। तो ये एक तरह का सोशल एक्सरे हुआ। तो इस एक्सरे को समझने के लिए सबसे पहले सिद्धांतों की बात करते हैं। मैंने थॉमस माल्थस के बारे में पढ़ा है और उनकी थ्योरी थोड़ी डरावनी लगती है। हाँ, वो थी भी। 1798 में माल्थस ने एक बहुत ही सनसनीखेज बात कही थी। उन्होंने कहा कि इंसान की आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जबकि खाना पानी यानी संसाधन वो कछुए की चाल से बढ़ते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अच्छा। भूखमरी, बीमारियां और युद्ध। अरे बाप रे, सुनने में तो ये किसी आपदा वाली फिल्म की कहानी लग रही है। बिल्कुल, उनके हिसाब से ये प्रकृति का तरीका था बढ़ी हुई आबादी को कंट्रोल करने का, जिसे उन्होंने पॉजिटिव चेक्स कहा। उन्होंने कोई हल भी बताया था या बस दुनिया को डराकर छोड़ दिया? हल बताया था, लेकिन वो भी बड़ा सख्त था। उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स की बात की, यानी लोग खुद समझदारी दिखाएं, देर से शादी करें, आत्मसंयम रखें, ताकि आबादी कंट्रोल में रहे। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। माल्थस की ये भव्य भविष्यवाणी गलत साबित हुई, खासकर यूरोप में, जहां औद्योगिक क्रांति के बाद आबादी भी बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा। पर यह हुआ कैसे? अगर आबादी बढ़ी तो संसाधन कम क्यों नहीं हुए? क्योंकि माल्थस एक चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। खेती के नए तरीकों, नई मशीनों ने खाद्य उत्पादन को आबादी से भी तेज रफ्तार दे दी। और उनके आलोचकों ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि असली समस्या आबादी का बढ़ना नहीं, बल्कि संसाधनों का गलत बंटवारा है। हाँ, ये तो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। गरीबी इसलिए नहीं है कि खाना कम है, बल्कि इसलिए है कि कुछ लोगों के पास जरूरत से बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं। यूपीएससी मेंस में विश्लेषण के लिए ये पॉइंट बहुत काम का है। तो अगर माल्थस का मॉडल फेल हो गया, तो फिर जनसंख्या के बदलाव को समझने का सही मॉडल क्या है? वो है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अच्छा। ये सिद्धांत किसी देश की आबादी की कहानी को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है जब देश पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, तब जन्म दर भी बहुत बड़ी होती है और मृत्यु दर भी। मतलब बच्चे पैदा भी बहुत होते हैं और दुर्भाग्य से मरते भी बहुत हैं। सही कहा। तो आबादी लगभग स्थिर रहती है। और फिर आता है दूसरा चरण, जो शायद सबसे तूफानी होता है। बिल्कुल, यही है संक्रमण का दौर। इसमें देश तरक्की करना शुरू करता है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, टीके आ जाते हैं, साफ सफाई बढ़ती है। इससे मृत्यु दर तो तेजी से नीचे गिर जाती है, लेकिन जन्म दर उतनी ही ऊंची बनी रहती है, क्योंकि लोगों की सोच, परिवार का आकार, ये सब बदलने में समय लगता है। और इसी गैप की वजह से जनसंख्या विस्फोट होता है। भारत ने आजादी के बाद इसी दौर का अनुभव किया था, है ना? बिल्कुल। और तीसरा चरण, जहां आज ज्यादातर विकसित देश है, वहां क्या होता है? तीसरे चरण में देश अमीर और शिक्षित हो जाता है। लोग समझने लगते हैं कि कम बच्चे होने पर उनकी बेहतर परवरिश हो सकती है, तो जन्म दर भी गिरकर मृत्यु दर के बराबर आ जाती है और आबादी फिर से स्थिर हो जाती है। तो भारत अभी कहाँ है? दूसरे और तीसरे चरण के बीच में? हाँ, बिल्कुल बीच में।
हमारी मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है और अब जन्म दर भी तेजी से गिर रही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए कुछ खास शब्द बार बार आते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। इन्हें अगर आम भाषा में समझना हो तो बहुत आसान है। मान लीजिए एक मोहल्ले में 1000 लोग रहते हैं। उस मोहल्ले में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए वो हो गई जन्म दर। और जितने लोगों की मृत्यु हुई वो मृत्यु दर। जी, और इन दोनों का अंतर ही बताता है कि आबादी असल में बढ़ रही है या घट रही है। और शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर MMR, ये आंकड़े मुझे हमेशा बहुत संवेदनशील लगते हैं। क्योंकि है ही, ये आंकड़े किसी देश का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि एक समाज अपनी माँओं और नवजात बच्चों का कितना ख्याल रख पाता है। और इसी से जुड़ा है एक और जरूरी मीटर, निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्या चीज है? सीधे शब्दों में कमाने वाले कितने और खाने वाले कितने। अच्छा, यानी 15 से 64 साल की उम्र के कामकाजी लोगों पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का कितना बोझ है। तो अगर कमाने वाले ज्यादा और उन पर निर्भर लोग कम हों तो देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहीं से हमारे अगले टॉपिक डेमोग्राफिक डिविडेंड की कहानी शुरू होती है। तो ये तो हुए सिद्धांत, लेकिन जब हम इन सिद्धांतों का चश्मा पहन के भारत को देखते हैं तो हमारी अपनी कहानी क्या कहती है? मैंने सुना है कि साल 1921 हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, 1921 को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड या महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। विभाजक? जी, 1921 से पहले भारत की आबादी की बढ़ोतरी बहुत धीमी और अस्थिर थी। कभी बढ़ती थी, कभी घट जाती थी। बल्कि 1911 से 1991 के दशक में तो आबादी बढ़ने की जगह घट गई थी। घट गई थी। आज ये सोचना भी अजीब लगता है, ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1918-19 में फैली इन्फ्लुएंजा की महामारी, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं। इस एक महामारी ने भारत की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा खत्म कर दिया। 5%? हाँ, आंकड़ों में कहें तो करीब 1,25,00,000 लोग मारे गए थे। 1,25,00,000। ये तो आज के कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि उसका असर कितना भयानक रहा होगा। तो फिर 1921 के बाद हमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि हालात इतने बदल गए? जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और बेहतर प्रशासन। 1921 के बाद अकाल और महामारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। यातायात के साधन बेहतर हुए, जिससे सूखा पड़ने पर भी अनाज प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा सका। इससे मृत्यु दर तेजी से नीचे आ गई। जी, लेकिन जन्म दर ऊंची ही बनी रही। और जैसा हमने पहले बात की, यहीं से भारत में जनसंख्या विस्फोट का दौर शुरू हुआ, जो कई दशकों तक चला। और इसी जनसंख्या विस्फोट का एक नतीजा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी UPSC मेंस में बहुत चर्चा होती है। ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है, जैसे कोई बोनस मिल रहा हो। ये बोनस है भी और नहीं भी। इसे ऐसे समझिए कि आज भारत दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है। हमारी कामकाजी उम्र मतलब 15 से 59 वर्ष की आबादी का हिस्सा बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है, जबकि बच्चों और बूढ़ों का अनुपात कम हो रहा है। मतलब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। बिल्कुल, हमारे पास एक रॉकेट तो है, लेकिन इस रॉकेट को उड़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का ईंधन भरना पड़ेगा। मतलब ये अवसर अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। अगर हम ये ईंधन नहीं भर पाए तो क्या होगा? तब यही सुनहरा अवसर एक जनांकीय आपदा या डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। आपदा? सोचिए, करोड़ों युवा जिनके पास काम नहीं है, वे देश के लिए संपत्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बोझ बन सकते हैं। उनमें निराशा और गुस्सा बढ़ सकता है, जो समाज के लिए खतरनाक है। तो एक तरफ हम इस युवा आबादी के फायदे की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज में एक बहुत गहरी दरार है, गिरता हुआ लिंगानुपात। हाँ, और ये भारत की जनांकीकी का सबसे चिंताजनक पहलू है। आज़ादी के बाद से ही भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लगातार कम हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात है बाल लिंगानुपात में गिरावट, यानी 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में। 2011 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 919 पर आ गया था। 919, जो आजादी के बाद का सबसे निचला स्तर है। जी, ये वाकई चौंकाने वाला है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये समस्या सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे अमीर राज्यों में है। ऐसा क्यों? आपका सवाल ही इस समस्या की जड़ तक ले जाता है। ये इस आम धारणा को तोड़ता है
कि गरीबी और अज्ञानता ही हर सामाजिक बुराई की जड़ है। मतलब समस्या पैसे की कमी की नहीं है। नहीं, समस्या है गहरी पितृसत्तात्मक सोच की, जहां बेटे को वंश चलाने वाला माना जाता है और बेटी को एक बोझ। और अल्ट्रासाउंड जैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इस सोच को एक खतरनाक हथियार दे दिया, जिससे लोग गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर लड़कियों की हत्या करने लगे। बिल्कुल। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कदम उठाए हैं, पर असली बदलाव तो समाज की सोच बदलने से ही आएगा। इस तस्वीर में साक्षरता और शहरीकरण को कहाँ रखें? ये दोनों भी कहानी के अहम किरदार हैं। साक्षरता दर बढ़ी है, जो एक अच्छी खबर है, लेकिन आज भी महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में बड़ा अंतर है। और ग्रामीण शहरी विभाजन भी है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। और शहरीकरण तो बहुत तेजी से हो रहा है। गांव से लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इससे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे भीड़-भाड़, गंदगी, आवास की कमी जैसी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत की जनसंख्या नीति का सफर कैसा रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत शायद दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में ही राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति अपनाई थी। 1952 में, मतलब आजादी के तुरंत बाद? जी हाँ, उद्देश्य साफ था, जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को काबू में करना। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है, इमरजेंसी का दौर। बिल्कुल। 1975-76 में आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत जबरदस्ती की गई, लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। इस ज्यादती ने लोगों में सरकार और परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति गहरा अविश्वास और डर पैदा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कार्यक्रम पूरी तरह पटरी से उतर गया। हालांकि तरीके बिल्कुल गलत थे, पर क्या उस वक्त के नीति निर्माताओं के पास तेजी से बढ़ती आबादी को देखकर कोई और रास्ता था? मतलब एक तरह की घबराहट का माहौल नहीं था? आपका सवाल जायज है। उस वक्त दुनिया भर में बढ़ती आबादी को लेकर एक डर का माहौल था, जिसे पॉपुलेशन बॉम्ब कहा जा रहा था, और भारत के नीति निर्माता भी दबाव में थे। लेकिन इमरजेंसी के अनुभव ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वो क्या? कि आप जबरदस्ती और डराकर लोगों का व्यवहार नहीं बदल सकते। सामाजिक बदलाव के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इमरजेंसी के बाद इस नीति में क्या बदलाव आया? सरकार ने अपनी गलती सुधारी, कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। जोर नियोजन से हटकर कल्याण पर आ गया। अच्छा, वेलफेयर पर। जी, अब ये सिर्फ जन्म नियंत्रण का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इसे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे मुद्दों से जोड़ दिया गया। आज की नीतियां इसी व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक पंक्ति में निष्कर्ष निकालना हो तो वो क्या होगा? निष्कर्ष ये है कि जनांकीय बदलाव सिर्फ सरकारी नीतियों या आंकड़ों का खेल नहीं है। ये समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की परछाई है। जब शिक्षा बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है और सबसे जरूरी, जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो आबादी अपने आप स्थिर होने लगती है। भारत की जनांकिकी की कहानी असल में भारत के विकास की ही कहानी है। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि जनांकीय हमें आज के भारत को समझने के लिए एक शक्तिशाली लेंस देती है। चाहे वो जनांकीय संक्रमण हो, हमारे सामने खड़ा लाभांश का अवसर हो, या गिरते लिंगानुपात की चुभती हुई सच्चाई हो। ये सभी मुद्दे यूपीएससी की तैयारी के लिए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी बेहद जरूरी हैं। और ये चर्चा हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करती है। कौन सा सवाल? हमने जनांकीय लाभांश यानी युवा आबादी के फायदे की तो बहुत बात कर ली, जो हमें अगले 20-25 साल तक मिलेगा। लेकिन क्या हमने सोचा है कि जब यही विशाल युवा आबादी बूढ़ी होने लगेगी तब क्या होगा? क्या भारत आने वाले दशकों में एक वृद्ध होते समाज की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार है? क्योंकि जो आज लाभांश है वो कल एक बहुत बड़ा दायित्व भी बन सकता है। एक बेहद जरूरी और विचारणीय प्रश्न। ऐसी ही उपयोगी चर्चाओं को जारी रखने के लिए कृपया YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। अगली बार फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.